हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो ओम्स लॉ आपने पहले भी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो देखते हैं कि ये क्या है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर लाइक टेम्परेचर एंड स्ट्रेंथ, देन करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर या स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं करें, तो उसमें से जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो उसके एंड के पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम मान लेते हैं कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल इज V एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज I, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा V इज इक्वल्स टू IR, और ये जो R है, R एक कांस्टेंट है, R इज अ कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो इस ओम्स लॉ में यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें जिसमें एक्स एक्सिस के अलोंग हम पोटेंशियल डिफरेंस को लें और वाई एक्सिस के अलोंग करंट को लें, तो इनके बीच में जो एक ग्राफ प्लॉट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इससे हमें समझ में आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, और ये स्ट्रेट लाइन से हम शो करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो अभी आप इसे इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं ओम्स लॉ का डेरिवेशन। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है A और इसकी लेंथ है स्मॉल m। अब इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस है V, और इस V के कारण इसमें I करंट फ्लो होने लगता है। तो इस इलेक्ट्रिक करंट का हमने फॉर्मूला बनाया है I का, I इज इक्वल्स टू MEAVD। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और VD का भी हमने एक फॉर्मूला बनाया था। VD का फॉर्मूला होता था E इंटू E अपॉन M इंटू टाउ, जहाँ पर टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और M इलेक्ट्रॉन का मास है। तो ये VD का वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो हमें मिलेगा I इज इक्वल्स टू MEA, और VD की जगह हम पुट कर देते हैं E इंटू E इंटू टाउ अपॉन M। तो ये हमें मिल जाएगा I इज इक्वल्स टू E स्क्वायर A E अपॉन M इंटू टाउ। यदि इस कंडक्टर की लेंथ L है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक फॉर्मूला बनाया था। तो हम इस E को लिख सकते हैं, dV की जगह हम पुट कर देते हैं V, और dx की जगह हम पुट कर देंगे लेंथ L। तो यहाँ से हमें E का वैल्यू मिल जाएगा V अपॉन L। तो E में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा I इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर A टाउ अपॉन M इंटू इस E की जगह हम लिख देते हैं V अपॉन L। और अब इसका मल्टीप्लाई हम इस I में कर देंगे,
तो हमें यहाँ से V का वैल्यू मिल जाएगा। V इज इक्वल्स टू ML इंटू I, ML इंटू I अपॉन ये वाली सारी क्वांटिटी नीचे चली जाएगी, तो ये हो जाएगा N E स्क्वायर A टाउ। अब ये जो सारी टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, कंडक्टर की लेंथ कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है। यदि ये पूरी टर्म्स कांस्टेंट है तो हम इसे लिख देते हैं ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो हमें यहाँ से मिल गया रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इस आर का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा V इज इक्वल्स टू IR, और इस तरह से ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। लेकिन जब भी आपको इसे क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा तो आप इस I का और इस BD का वैल्यू डिराइव करके लाएंगे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में किया था, ताकि हमें फुल मार्क्स मिल सके। तो अभी इसे इतना नोट कर लीजिए, फिर हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसे हम डिफाइन करते हैं, द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। मतलब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट फ्लो होने में जो भी ऑब्स्टेकल आता है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट को कम करने की कोशिश करता है। जैसे आप किसी रोड से जा रहे हैं और उस रोड में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स लगे हुए हैं, तो वो स्पीड ब्रेकर आपके पाथ को ऑब्स्टेकल करेंगे। वैसे ही रेजिस्टेंस करंट के पाथ को ऑब्स्टेकल करता है, जिससे कि करंट कम हो जाता है। और ये रेजिस्टेंस एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए रेजिस्टेंस भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो यदि हम लिखें ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू होता है IR, तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन I। तो हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो हम इसे डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस across terminals divided by current flowing through conductor। तो यदि हम इस फॉर्मूले में I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, R इज इक्वल्स टू V। तो ये रेजिस्टेंस उस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है जिससे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू potential difference across conductor when 1 ampere current is flowing through it। तो अभी इसे इतना नोट कीजिए, फिर हम इसका यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका यूनिट। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और 1 ओम किसके इक्वल होगा,
आर का फॉर्मूला है V अपॉन आई, तो V का यूनिट होता है वोल्ट और करंट का एम्पियर। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 ओम, इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। तो आर का फॉर्मूला है V अपॉन आई और V को हम लिख सकते हैं W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आर का हमें फॉर्मूला मिल जाएगा W अपॉन आई क्यू। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL² T इनवर्स 2। आई का फॉर्मूला होता है A और Q का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AD। तो हमें यहाँ से मिलेगा mL² और ये T ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2 -12 मतलब -3 और A इंटू A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A इनवर्स 2। तो ये इस रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आर का फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, ये होता है mL अपॉन NE² A टर्म। तो इस फॉर्मूले से हमें समझ में आएगा नंबर फर्स्ट ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यदि किसी कंडक्टर की आप लेंथ बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया में आपको दिख रहा है यदि आप इस A का वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो इस R का वैल्यू कम हो जाएगा और यदि इस A का वैल्यू कम करोगे तो R का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। फिर थर्ड, इस टाउ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ये टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। यदि रिलैक्सेशन टाइम को आप बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और यदि रिलैक्सेशन टाइम को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन हम उसे प्रोपोर्शनल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये प्रोपोर्शनल नहीं होता है। 3, if tau is decreased then R is increased। फिर फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास ऑन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो यदि किसी कंडक्टर के टेम्परेचर में चेंज कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, लेकिन बहुत छोटे अमाउंट में होता है। ऐसा नहीं होता है कि 5 ओम रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाए, कुछ डेसिमल्स तक टेम्परेचर चेंज हो सकता है। और ये भी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि प्योर मेटल्स, इन पर टेम्परेचर का इफेक्ट डिफरेंट हो सकता है, अलॉयज पर डिफरेंट हो सकता है एंड सेमीकंडक्टर्स पर भी डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्योर मेटल्स। तो प्योर मेटल्स का जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, जहाँ पर ये जो R0 है ये है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस है R0 एंड अल्फा एंड बीटा आर
टेम्परेचर कांस्टेंट। तो किसी भी प्योर मेटल के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो अभी इसे इतना नोट कीजिए, फिर हम इसे आगे देखते हैं। अब ये जो टेम्परेचर में चेंज था, ये टेम्परेचर बहुत ही छोटा था, स्लाइड था। तो हम लिख सकते हैं सिंस T इज वेरी लेस, T ऑलरेडी वेरी लेस था, इसलिए जो T स्क्वायर होगा इसको हम अप्रॉक्स 0 मान सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा R इज इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T, और ये टर्म हमने नेग्लेक्ट कर दी है। तो हमें यहाँ से आगे मिल जाएगा R इज इक्वल्स टू R0 प्लस R0 अल्फा T। R को ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें मिलेगा R माइनस R0 इज इक्वल्स टू R0 अल्फा T, और यहाँ से हमें मिलेगा R माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T इज इक्वल्स टू अल्फा। तो इस तरह से हम टेम्परेचर कोफिशिएंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू R माइनस R0, इसका मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस एट एब्सोल्यूट 0 इंटू T, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये किसी प्योर मेटल के लिए टेम्परेचर का इफेक्ट था। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी अलॉय और किसी सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा। फिर हमारे पास सेकंड आता है इसी में अलॉय। तो जो अलॉयस होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज वेरी लेस, बहुत छोटा उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T। तो इस अल्फा की वैल्यू हम लगभग 0 पुट कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा R इज इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा R इज इक्वल्स टू R0। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि किसी भी अलॉय का टेम्परेचर चेंज करने से उसके रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके टेम्परेचर कोफिशिएंट्स नेगेटिव होते हैं। तो यदि टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल्स टू R0 1 माइनस अल्फा T। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यदि अब आप इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इस R का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस of semiconductors decreases। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो, इसे नोट कर लीजिए एंड थैंक यू।